मुझे इसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। इसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी तो जैसे सब तुमिश बैन में हो जाते। रोजाना इसको नाचता देख के मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी होती जाती और मैंने फैसला कर लिया कि इससे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। इस दिन मुजरा के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। इसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पे जब सब तुमिश बैन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायके के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजा के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो इससे रू कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायके असको धुतकार रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पे आने का कहकर वहां से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद जरूरत है, ये जान के मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने इसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। इसका चेहरा आंसू से तर और बर्फ की मानिंद ऐसे सफेद था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। इसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और इससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घटी घटी आवाज में बोली, मां मर गई क्या। जब मुझे इसकी समझ नहीं आई तो वो बेइख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी मां मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस, जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने गुस्से और हैरत से पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायके आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है। तुमिश बैन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कह के वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आए। मैं भी इसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन और दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टेकसाली से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से इसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहां से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहां बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर अया कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरतें बच्चा उसे सौंपते और देर आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो इसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकिशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई, मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी, माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज नहीं है, वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए इस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बिलाखिर मैंने उससे पूछा। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशा, मेरे दोबारा पूछने पर उसने आहिस्ता से कहा। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? इसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है?
इसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शौहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तो मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखती हुई बोली, सेठ जी किस्मत वहां ले गए। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायके ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बैठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोजाना 200 रुपए देती है और साथ में तुमिश बैनों का बचा खिंचा खाना, जो मैं घर ला के अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरक़े में आती जाती हूँ जिससे महल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां माशी हालात के हाथों मजबूर होकर उन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं, फिर वो धंसती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर इसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुरिक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने इसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि उन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ की रखियल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहिस मुआशरा में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठकर आया था वहां पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, इसकी तरबियत ऐसे करो कि एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम में भिजवाएगा ये तुम पर कर्ज है, और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी, वो इससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझे से वहां रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और उसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहां से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशा। जो तुमने मुझे दिया है, मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन इस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है अफशा। इस वाक़े के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके उसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज इसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता, इससे मुआफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशा को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया मैं इस मसीहा को मिलकर आऊं जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशा को भूला नहीं था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा भी जवान हो गया होगा। पता नहीं किसी काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का अब से मिलने आए हैं। कौन है?
मालूम नहीं साहब, पहली बार उनको देखा है, मुलाजिम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है, यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पुरनूर चेहरा के साथ सफ़ेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी, और उसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। इस लड़के को मैं जानता था, वो हमारे इलाके का नया डीएसपी अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद। जो ही इसने अफशा का नाम लिया, मेरे जहन में इसका माजी का चेहरा घूम गया, और फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अफशा थी। आप मुझे पहचान गए ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और उनको बैठने का इशारा किया। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा, यही हैं मेरे मसीहा, जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही हैं जो तुम्हारी पढ़ाई का तुम्हें यहाँ इस मकाम तक लाने का जरिया हैं। मैं इनको जानता हूँ उम्मी जान, उनका शुमार इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मकाम पर लाने में इनका किरदार सबसे अहम है। सेठ साहिब, जिस तरह हम बेसहारा और बेकिस लोगों की जिंदगी में मसीहा बनकर आए, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अहमद बड़ी मशकूर नजरों से देखता हुआ बड़ी आजिज़ी से बोल रहा था। ऐसे कहकर आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करें, मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा। आज उसको पुकारते हुए बेइख्तियार मेरे मुंह से अफशा बाहर निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर ये सच था। अफशा सोफे से उठी और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है। मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक मैंने एक पाई का हिसाब रखा, आपके दिए पैसों का अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था कि यह कर्ज है, और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशा फिर से बोली, सेठ जी, आज वो वक्त आ गया है। मैं आपके एहसानों का बोझ तो मैं नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए थे, मेरा बेटा वो जरूर उतारेगा। और आपसे दरख्वास्त है, आप इनकार मत करें। मैं अफशा को बड़ी तहसीन नजरों से देख रहा था। आखिर उसने वो कर ही दिखाया। यकीनन कौलो करार को निभाना, वदा पर कायम रहना एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। ये सब सुनकर मेरे दिल में इसकी इज्जत और एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा है अफशा बहन, और मैं कैसे तुमसे ये पैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूं शर्मिंदा मत करो। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बज़िद थी। मुझे इसके सामने हार मानना पड़ी, और वो तमाम पैसे जो मैं उसको मनी ऑर्डर की सूरत में भेजता था, उसको वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर और आने की ताकीद करके वहां से चले गए। इरम, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे साथ चलूगी? शाम को मैंने अपनी बेगम से कहा। क्यों नहीं चलूंगी, मगर कौन है और किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालों की बौछार कर दी। मैंने रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो, अगर तुमको पसंद आ जाए तो फिर इसके बाद रूबी से बात कर लेना है। मैंने मुख्तसर लफ्जों में इसे वजह बताई। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम नाज अफशा के घर में थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। हमने फिर अफशा से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशा को भला इससे क्या एतराज हो सकता था? वो फूले से नहीं समा रही थी, और यूं मेरी बेटी का रिश्ता अफशा के बेटे अहमद से तय हो गया। वो ताल्लुक जो एक तवाइफ और तुमिश बहन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, इसका इख्तिताम एक निहायत मुहज्जिब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का मौका जरूर देती है। कभी गंदगी के ढेर से इसको ऐसा सबक सिखा देती है, कभी दो भटके लोगों मिलाकर सीधे राह पर ले आती है, और इंसान सारी जिंदगी इसी के मुताबिक गुजारने को फख्र महसूस करता है। कभी वो तवाइफ और मैं तुमिश बहन था, मगर आज वो मेरी मुनबोली बहन और उसका बेटा मेरी बेटी का शौहर है, और मुझे इन दोनों रिश्तों पर फख्र है।